नमस्कार दोस्तों। मैं संत कुमार स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लासेस संत सर क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछली कक्षाओं में हिंदी व्याकरण में अलंकार जो है अध्याय हम पढ़ रहे हैं और अलंकार में शब्द अलंकार और हम खत्म कर चुके हैं। शब्द अलंकार के बाद अर्थ अलंकार में उपमा और उपमा के तीनों भेद मालोपमा, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। फिर हमने उत्प्रेक्षा पढ़ा, उत्प्रेक्षा के बाद रूपक पढ़ा और रूपक के बाद हमने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद हम इन अलंकारों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अलंकारों की श्रृंखला में बहुत बेहतरीन एक अलंकार लेते हैं आज के लिए। आज के लिए जो अलंकार है दोस्तों, उसका नाम है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। अधिकतर स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि विरोधाभास का क्या अर्थ है या अतिशयोक्ति का क्या अर्थ है। तो जब तक हमें अतिशयोक्ति का कब इस्तेमाल करना है और विरोधाभास का कब इस्तेमाल करना है यह नहीं पता होगा, तब तक हम विरोधाभास अलंकार को पहचान भी नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो आइए जानते हैं। सबसे पहले विरोधाभास की परिभाषा देखते हैं कि विरोधाभास हम पहचानेंगे कैसे, कहां होता है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार को जानने के लिए इसकी परिभाषा होती है कि कि जहां जहां किसी जहां किसी बात बात का जहां किसी बात का जहां किसी बात का विरोध विरोध न न होते हुए भी जहां किसी बात का विरोध ना होते हुए भी अगर विरोध विरोध का विरोध का आभास विरोध का आभास हो। जहां किसी बात का विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। आप कैसे पहचानेंगे? यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। इसके लिए बहुत प्यारा सा उदाहरण देखते हैं। कहा जाता है कि भर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कहा गया कि भर लाऊं सीपी में सागर। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। जी हां, कहा गया है कि भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। यदि इस तरह के उदाहरण आपके एग्जाम्स में आएंगे तो जो हिंदी व्याकरण नहीं जानते हैं या हिंदी भाषी नहीं है या जिन्होंने जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह से बच्चे पढ़े होते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो उन अधिकतर अर्थ नहीं पता होता या उनको ये बहुत बड़ी कठिनाई होती है ये बात समझने में कि अलंकार कैसे ढूंढे। सबसे पहली बात, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी अलंकार आए तो पहले देखो चार ऑप्शन होंगे। चार ऑप्शन में कौन कौन से अलंकार हैं। मैं आपको इतने अलंकार करा दूंगा कि आपके जो विकल्प में अलंकार आएंगे आपको सबको पता होगा कि कौन सा अलंकार किस तरह से ढूंढा जाता है या उसकी पहचान कैसे की जाती है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। तो यहां पर हम देखेंगे कि विरोधाभास अलंकार को कैसे पहचाने। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि अगर यहां पर अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार आ जाए या विरोधाभास आ जाए या विरोधाभास आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि विरोधाभास अलंकार है? सबसे बड़ी कठिनाई विरोधाभास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार दोनों को पहचानने में है। आपको एक तरीका जरूर जो है अप्लाई करना चाहिए, वो ये कि भर लाऊं सीपी में सागर। सीपी कहते हैं एक जंतु होता है जिसके ऊपर एक उसका कवच होता है, उसके अंदर क्या होता है, मोती जो बनता है वह सीप के अंदर बनता है। तो उस छोटी सी सीपी में
कह रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर, उस छोटी सी सीपी में पूरा सागर भर के लेके आ जाऊंगा। हे प्रिय, अब मेरी हार क्या मेरी जीत क्या। बोला है कि हे प्रिय, मेरी हार क्या मेरी जीत क्या, मैं तो आपके लिए छोटी सी सीपी में पूरा सागर भर के लेके आ जाऊंगा। तो क्या इस पंक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा? कहा जा रहा है ना। तो जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार जवाब क्यों नहीं देते? फिर यहां पर विरोधाभास अलंकार है, तो विरोधाभास कहां होता है? देखिए, जहां किसी बात का विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। गुरुजी, हमें यह बात समझ में नहीं आई, जब तक आप विरोधाभास को नहीं समझाएंगे हमें समझ नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। भाई, विरोधाभास को समझिए। यह कह रहा है कि भर लाऊं सीपी में सागर, उसने सीपी में सागर भर के लेके आने की बात कर दी है। जहां किसी बात का विरोध ना होते हुए भी, इसका मतलब ये सीपी में सागर भर के लेके आने की बात कर रहा है। लेकिन दोनों पंक्तियों में देखिए, यहां भी और ऊपर भी, किसी भी पंक्ति में यह बात लिखी गई है कि जी ऐसा नहीं हो सकता, सीपी में सागर नहीं भरा जा सकता। दोनों पंक्तियों में कहीं भी इस बात को मना नहीं किया गया है। सीपी में सागर भर के लेके आने की बात का कहीं भी विरोध नहीं किया गया। देखो, कहीं लिख रहा है क्या कि सीपी में सागर नहीं भर सकते? नहीं लिखा हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जहां किसी बात का विरोध ना होते हुए भी, कि सीपी में सागर भर के लेके आने के बाद का यहां पर कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। लेकिन लेकिन विरोध का आभास हो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें तो महसूस हो रहा है कि छोटी सी सीपी में सागर को नहीं भरा जा सकता। इसका मतलब पंक्तियों में जब कोई बात कही गई हो और उस कही गई बात को वाक्यों में मना ना किया गया हो कि जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि हमें पढ़ने पर यह महसूस हो रहा है कि जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसी बात को हम कहेंगे कि जब जब किसी बात का विरोध नहीं हो रहा लेकिन हमें विरोध का आभास हो रहा हो, वहां विरोधाभास अलंकार है। सीपी में सागर भर के लेके आने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पंक्ति में कहीं भी मना नहीं किया गया, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि छोटी सी सीपी में सागर भरा नहीं जा सकता, इसीलिए यहां विरोधाभास अलंकार होता है। लेकिन इतनी सी परिभाषा से, इतनी सी बात से हम इसको स्पष्ट तरीके से नहीं समझ पाए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सीपी में सागर भर के लेके आने की बात कर रहा है, तो हमारे मस्तिष्क में केवल और केवल एक बात है जो हृदय में बैठती है, क्या? कि यहां अतिशोक्ति अलंकार दें कि विरोधाभास अलंकार दें। तो अतिशोक्ति जवाब कब देंगे और विरोधाभास कब देंगे? तो समझिए, आज पहले इन दोनों शब्दों को हम समझाते हैं। बच्चों, होता ऐसा है कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, और उस चलती हुई साइकिल में यदि आप थोड़ा सा धक्का और लगा दें तो अतिशोक्ति। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मैंने साइकिल उठाई, उंगली में पिरोई और घुमाकर चंद्रमा पे फेंक दी, तो इसे बोला जाता है विरोधाभास। अभी भी समझ नहीं आया तो समझिए, यदि कोई कार्य वास्तविकता में हुआ होता है, वास्तविक रूप से हुए किसी कार्य को यदि बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। लेकिन असंभव काम को संभव करने की यदि कोई बात कह दे तो उसे आप बोलेंगे कि यह विरोधाभास है। जैसे अगर आज के बाद आपसे कोई ये बोले कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, तो आप उसे ये मत कहिए अतिशयोक्ति, आप कहिए कि जी ये विरोधाभास है। अगर कोई लड़का है कि जो 2 घंटे स्टडी करता है, 1.5-2 घंटे मुश्किल से स्टडी कर पाता, और वो कहता है जी मैं आजकल 19 घंटे स्टडी कर रहा हूं, आप जानते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता होगा, लेकिन आप वो कहता है कि मैं 19 घंटे स्टडी करता हूं, 19 घंटे पढ़ता हूं, तो आप कहिए कि रामू, आपके द्वारा कही गई जो ये बात है वो एक अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति मतलब जब कोई बात पढ़ता तो होगा लेकिन 19 घंटे नहीं पढ़ता होगा। तो किसी भी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, यानी कि रियल तो है, पढ़ता तो है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोले तो अतिशयोक्ति बोलेंगे। लेकिन कहता है जी मैं तो रोज रोज जो है किसी दूसरी गैलेक्सी में जाके पढ़ता हूं, तो वो उसे बोलो ये विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब असंभव काम को संभव करने की बात। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जरी गई और गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी थी और उन्होंने लंका को जलाया भी था, लेकिन उसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोला कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं है, इतने में सारी लंका जला के आ गए। ठीक है, लेकिन सीपी में सागर नहीं भरा जा सकता,
और ना ही आज तक कभी किसी ने भरा है। ये असंभव काम को संभव करने की बात अगर कर रहा है तो यहां विरोधाभास अलंकार होगा। कोई कहता है कि चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, तो आप बोलिए कि ये विरोधाभास है। ठीक है। कोई भैंस जो है 70-80 हजार रुपए की कोई भैंस लेकर आया है और वो बोलता है मैं तो 2.25 लाख की भैंस लेकर आया हूं, तो हम मानेंगे कि भाई होगा 1 लाख 2 लाख की भैंस हो सकती है, लेकिन 2.25 लाख 4 लाख अगर बता रहा है तो वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो आप कह सकते हैं भाई इनके द्वारा कही गई जो बात है वह एक अतिशयोक्ति है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अतिशयोक्ति और विरोधाभास इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अतिशयोक्ति किसी रियल में हुए कार्य को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और असंभव काम को संभव करने की अगर किसी भी पंक्ति में बात कर रहा है तो वहां पर आप विरोधाभास अलंकार जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस पंक्ति में भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय अब मेरी हार विजय क्या, इस पंक्ति में है आपका विरोधाभास अलंकार। तो आइए विरोधाभास अलंकार के बाद हम एक नए अलंकार की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है संदेह अलंकार। जिसका नाम है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। संदेह, संदेह अलंकार कहां होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु के होने या ना होने, जब किसी वस्तु के होने या ना होने में संदेह हो, संदेह होता है। जब किसी वस्तु के होने या ना होने में संदेह होता है वहां संदेह अलंकार होता है। लेकिन अभी हमें तीन बातें पहले नहीं पता, एक तो अतिशयोक्ति, एक विरोधाभास, एक भ्रांति, एक संदेह। तो आइए पहले इन चार शब्दों को अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। क्या, पहला एक शब्द याद रखिएगा, एक शब्द है भ्रांति मान। भ्रांति मान नहीं, सिर्फ भ्रांति। एक है संदेह, संदेह। तीसरी चीज है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। और चौथी चीज है आपका विरोधाभास। ठीक है, तो भ्रांति क्या है, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई रस्सी पड़ी है और रस्सी को आप क्या समझ लें, सांप समझ लें, यानी कि वस्तु होती तो कुछ और है, लेकिन यदि उस वस्तु को कुछ और समझ लिया जाता है तो आप ये कहेंगे, अरे क्षमा चाहेंगे कि इस रस्सी में हमें सांप की भ्रांति हो गई। भ्रांति मतलब भ्रम हो गया, भ्रम मतलब धोखा, भ्रम या धोखा। भ्रम या धोखा हो जाना, तो जब किसी वस्तु को देखकर उसे कुछ और समझ लिया जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह क्या है, संदेह क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दूर से आप बैठे हैं, दूर से एक व्यक्ति आ रहा है, दूर से व्यक्ति को आता हुआ देख आपको लग रहा है कि वो आपके मामा जी हैं, तो हम यहां पर बैठे सोच रहे हैं कि यार वो हमारे मामा जी हैं या नहीं, वो हमारे मामा जी आ रहे हैं, देखना वो हमारे मामा जी हैं या नहीं है। तो मामा जी हैं या नहीं, इस बात में आप कंफ्यूज हो, आपको क्लियर नहीं पता है कि वो मामा जी हैं या नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे, यार मामा जी हो भी सकते हैं नहीं भी, इसका मतलब मामा जी के होने या ना होने में हमें संदेह है। संदेह कहां होता है, जब किसी वस्तु के होने या ना होने में हम कंफ्यूज हो, हमें क्लियर ना पता हो कि यह वस्तु वास्तविकता में है क्या। तो संदेह कहां पर होगा, जब किसी वस्तु के होने या ना होने में हमें कंफ्यूजन हो। अतिशयोक्ति जब किसी रियल कार्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति होता है। और विरोधाभास अलंकार असंभव काम को संभव करने की बात करता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहां पर हुआ संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का हम एक उदाहरण देखेंगे, बहुत प्यारा सा। कहा गया है कि नारी, नारी बीच, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है
कि सारी ही की नारी है। इसे कुछ यूं समझिए, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे ने दो शब्द सुन लिए, एक नारी और एक साड़ी। लेकिन बच्चे को यह नहीं पता कि नारी किसे कहते हैं, साड़ी किसे कहते हैं। वो अपने भाई के पास जाता है, भैया भैया नारी क्या होता है और साड़ी क्या होता है। इतने में एक महिला साड़ी लपेटे हुए खड़ी है, तो उसका जो भाई होता है वो उससे कहता है, देखो यह नारी है और यह साड़ी है। अब दोनों ही इशारे उस महिला की तरफ कर दिए। अब बच्चा जो है वो देख रहा है नारी को भी और साड़ी को भी, तो उसके हृदय में यह नहीं पता चल रहा कपड़ा जो है उसे नारी कहते हैं, ये जो महिला है उसे नारी कहते हैं। तो दोनों में नारी कौन सी है और दोनों में साड़ी कौन सी है, यही कंफ्यूजन इस पंक्तियों में लिखा हुआ है। देखिएगा, बोला है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है, किस सारी बीच नारी है, मतलब नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। फिर बोला है नारी ही किस साड़ी है, कि नारी को ही साड़ी कहते हैं या साड़ी ही को ही नारी कहते हैं या साड़ी को ही नारी कहते हैं। तो नारी है कि साड़ी है, नारी या साड़ी, नारी या साड़ी, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है। तो इस पंक्ति में नारी और साड़ी में यह नहीं पता लग रहा कि कौन सी वस्तु वास्तविकता में क्या है, इसलिए हम कहेंगे नारी और साड़ी में यार कंफ्यूजन है, इसका मतलब यहां दोनों में संदेह है। और जिन पंक्तियों में हमें संदेह मिलता है, अच्छा इसके अंदर खास बात बताएं, इसमें ना या फिर की ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ये या ये। तो ऐसी पंक्तियों में आप कहेंगे संदेह अलंकार है। इसके अलावा संदेह अलंकार समझ में आ गया, तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं, जिसका नाम है ब्याज स्तुति अलंकार। बहुत ही गजब और मेरा फेवरेट भी है, ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार को समझाने के लिए आ रहे हैं आपके बॉलीवुड फिल्मों के एक बहुत बेहतरीन हीरो सुनील शेट्टी साहब जी। और सुनील शेट्टी साहब जी आपके लिए एक गीत लाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गाना, गीत, ये वगैरह वगैरह ये सब क्या होते हैं, काव्य ही होते हैं। तो आइए, काव्य में क्या बोला गया, काव्य में बोला गया कि उदाहरण से पहले हम क्यों ना ये जान लें कि विरोधाभास सॉरी ब्याज स्तुति अलंकार वास्तविकता में होता कहां है। ब्याज स्तुति अलंकार की जब बात करेंगे तो कहा यह जाता है कि जहां जहां निंदा, जहां निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाती है, जहां निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाती है, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। देखो बच्चों, ब्याज और स्तुति, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। और ब्याज, ब्याज किसे कहते हैं कि जब हम ने कोई धनराशि किसी को देते हैं तो धनराशि तो हमें वापस आए, लेकिन धनराशि इस्तेमाल करने के बदले दूसरा व्यक्ति जो हमें उसके ऊपर से एक्स्ट्रा जो हमें मनी देता है, एक्स्ट्रा जो चीज देता है, वही क्या है, ब्याज है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ब्याज स्तुति मतलब ब्याज में प्रशंसा, यानी कि जो व्यक्ति प्रशंसा करेगा तो प्रशंसा जितनी करनी चाहिए उतनी तो करेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रशंसा ब्याज में भी आएगी। तो ब्याज में प्रशंसा कैसे मिलती है, देखो सुनील शेट्टी साहब जी आपसे क्या कहते हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे से पढ़िएगा इसको। एक गाना है फिल्म का कि ना ना कजरे की धार, याद आया सबको, गुनगुना भी लीजिएगा सभी मन मन में, गाने कभी कभी सुन लेने भी चाहिए। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, मोतियों के हार, और न कोई किया श्रृंगार, किया श्रृंगार, न कोई किया श्रृंगार। फिर कहते हैं फिर भी, फिर भी कितनी सुंदर हो,
फिर भी कितनी सुंदर हो। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो एक कोई होंगे सज्जन जिन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह से ये चीजें बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उदाहरण मैंने वहीं से लिया है। तो आप लोग देखिएगा कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ये देखिएगा कि पहले तो आप ये बताइए कि श्रृंगार करना किसी भी महिला की प्रशंसा है कि निंदा है। तो जाहिर सी बात है कि श्रृंगार करने से महिलाएं और भी ज्यादा अत्यधिक सुंदर लगती हैं। तो सुंदर लगना एक प्रशंसा है, ना कि निंदा। तो इसका मतलब महिला अगर श्रृंगार करती है तो प्रशंसा, और श्रृंगार ना करे तो निंदा है। तो सुनील शेट्टी साहब जी जो नायिका हैं, जो हीरोइन है, उसे क्या बोलते हैं? देखो बहुत प्यार से देखना कि ना कजरे की धार। कजरा समझते हैं? कजरा क्या होता है? तो जिनकी शादी हो चुकी है वो तो समझते होंगे कि कजरा क्या होता है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है शायद वो भी समझ पाएंगे क्या होता है कजरा। ये मत समझना कि बालों में जो लगाते हैं वो कजरा होता है। देखिए, बालों में जो लगाते हैं ना वो गजरा होता है, और जो आंखों में लगाते हैं वो काजल, काजल को कजरा बोलते हैं। ये कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। चलिए, तो हंसी मजाक की बात हो गई। ना कजरे की धार, इसका मतलब ना तो आंखों में कोई काजल लगाया, ना मोतियों के हार, ना गले में मोतियों का हार पहना, और ना कोई किया श्रृंगार, और श्रृंगार भी नहीं किया। इसका मतलब क्या कह दिया भाई? इसका मतलब बिल्कुल बेइज्जती कर दी, टोटल बेइज्जती कर दी सुनील शेट्टी साहब ने। क्या बोला? ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार। मतलब यहां पर जो है निंदा कर दी, पेट भर के, जी भर के निंदा, खूब निंदा कर दी। ठीक है, तो इस पंक्ति में क्या कर दी? निंदा। मतलब बिल्कुल ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, कोई श्रृंगार तक नहीं किया। मतलब ऐसे ही सुबह सुबह उठ के आ गई है, कोई बात नहीं। लेकिन अब पता है सुनील शेट्टी साहब को, भाई कह तो दी, लेकिन शाम को भाई खाना तक नहीं मिलेगा। अगर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बुरा मान गई, तो फिर क्या बोलते हैं? रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो भाई। भाई फिर भी कितनी सुंदर हो। फिर भी क्या बोला? फिर भी कितनी सुंदर हो। इसका मतलब यहां क्या कर दी? यहां कर दी प्रशंसा। इसका मतलब जानते हैं? अगर सुनील शेट्टी साहब इस पंक्ति में डायरेक्ट ये कह देते आप बहुत सुंदर हो, तो एक नॉर्मल सी बात है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन पहले जी भर के बुराई की, बुराई करने से उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन जब बुराई के माध्यम से प्रशंसा की, तो जितनी खुशी पहले होनी चाहिए थी, जितनी प्रशंसा पहले होनी चाहिए थी, अब प्रशंसा पहले से ज्यादा हुई, पहले से ज्यादा खुशी मिली। इसका मतलब प्रशंसा जितनी मिलनी चाहिए थी, अब ब्याज में भी प्रशंसा मिल गई। और जहां प्रशंसा ब्याज में मिले, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरा प्रयास किया है आपको ब्याज स्तुति अलंकार समझाने का। ये सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन एक पंक्ति हम और लेते हैं जो मेरी फेवरेट है। उस पंक्ति में हम ब्याज स्तुति अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, कहा गया, कहा गया, इसे बहुत प्रेम से पढ़िएगा, कि कहा गया कि मिट्टी, मिट्टी की, मिट्टी की मटकी, मिट्टी की मटकी है मां, मिट्टी की मटकी है मां, रिश्ता, रिश्ता ही रहता है, रिश्ता ही रहता है। फिर कहा गया प्यार का जल, प्यार का जल 12 महीने, रिश्ता ही रहता है, प्यार का जल 12 महीने। तो ऊपर वाली जो पंक्ति है, देखिए, माँ, माँ, माँ के विषय में मैं क्या कहूं? माँ के विषय में तो मेरे मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेकिन जो माँ का हृदय है वो तो सर्वोपरि है। माँ, माँ होती है, माँ पहला भगवान है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो माँ है, माँ का हृदय है, उसकी प्रशंसा में जितने भी शब्द कह दें उतने ही कम है दोस्तों। तो यहां पर जो माँ का हृदय है, जरा देखो कि माँ के हृदय को क्या बोला गया? माँ के हृदय को बोला मिट्टी की मटकी है माँ। एक मां जो ईश्वर से भी परे है, ईश्वर से भी बड़ी है, सर्वोच्च है, उस माता के हृदय को यहां पर मिट्टी की मटकी के समान बताया जा रहा है, और बोला जा रहा है रिश्ता ही रहता है।
भाई रिश्ता क्या रहता है कि किसी मटकी से पानी कब रिश्ता है, जब मटकी फूटी हुई हो। मतलब मां के हृदय को फूटी हुई मटकी के समान बता दिया। तो जहां पर मां के हृदय को फूटी हुई मटकी के समान बताया जा रहा हो, तो यहां पर मां के हृदय की प्रशंसा है या निंदा। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ऊपर वाली पंक्ति पे यहां पर निंदा है, निंदा। लेकिन लेकिन इसके यदि हम देखें कि प्यार का जल 12 महीने, अरे ये क्या हुआ, मिट्टी की मटकी है मां, रिश्ता ही था फूटी हुई मटकी के समान है, फूटी हुई मटकी के समान है। लेकिन जब फूटी हुई मटकी के समान बताया, लेकिन क्या बताया, प्यार का जल 12 महीने। यदि ऐसी कोई मटकी हो, यदि ऐसी कोई मटकी हो जिस मटकी से प्यार का जल 12 महीने बहता रहे, यानी कि माँ के हृदय से 12 महीने यदि प्रेम अपने बच्चों को मिलता रहे दोस्तों, तो ये बताइए ये अच्छी बात है कि बुरी? ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निंदा के माध्यम से यहाँ प्रशंसा की गई है, और इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे ब्याज स्तुति अलंकार है। तो अभी हमने इन अलंकारों को जाना। इन अलंकारों में हमने आज भ्रांतिमान अलंकार देखा, हमने विरोधाभास अलंकार देखा, विरोधाभास अलंकार के बाद संदेह अलंकार, संदेह के बाद ब्याज स्तुति अलंकार। फिर बाकी के जो अलंकार हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।